अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, क्या उसको दवा से ठीक किया जा सकता है या ऑपरेशन कराना ज़रूरी है? पित्त की थैली कहाँ होती है? लीवर के नीचे, जो हमारा जिगर होता है दाहिने तरफ, उसके नीचे एक छोटी सी थैली होती है, जिसे हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। वो गॉल ब्लैडर का काम ये रहता है कि जो हमारा खाना रहता है उसको हज़म करने के लिए एक जूस की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं बाइल जूस। उस बाइल जूस को बनाने का काम गॉल ब्लैडर का है। अगर पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो वो गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस प्रॉपरली बना नहीं पाता है, सिक्रीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या परेशानियाँ आती हैं? पेट में गैस बनती है, कब्ज़ रहता है, पेट साफ नहीं होता है, खाना प्रॉपरली हज़म नहीं होता है, सही तरीके से खाना हज़म नहीं होता है। इसी वजह से होता है कि जो गॉल ब्लैडर है, जो हमारी पित्त की थैली है, ये सही से वो बाइल जूस को सिक्रीट नहीं कर पाती है। इसकी वजह से ये तमाम परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी ने ऑपरेशन करा लिया गॉल ब्लैडर का, पथरियाँ हो गई, उसके बाद ऑपरेट करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद में पित्त की थैली पूरी निकाल दी जाती है। उसके बाद क्या परेशानी शुरू होती है? गैस की कैप्सूल आपको परमानेंट लेना पड़ता है, लाइफ टाइम। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को बना रहा है, वो जब रहेगा ही नहीं तो बनाएगा क्या? तो बहुत नुकसानात हैं। जो लोग पित्त की थैली को निकलवा देते हैं, उसके बाद उनको लाइफ टाइम मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग-अलग किस्म की डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप का इस्तेमाल करना पड़ता है, गैस के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेट साफ करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेट साफ करने वाले अलग-अलग किस्म के जो आयुर्वेदिक पाउडर आते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब एक इंसान पित्त की थैली निकलवा देता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि होम्योपैथिक एक ऐसी लाइन है जिसमें हर मर्ज़ का इलाज मुमकिन है। तो इसमें गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली की पथरी का भी इलाज मुमकिन है, बशर्ते कि ये सही तौर पर किया जाए, सही से किया जाए। अगर स्टार्टिंग बेस है, जैसे 2 एमएम से लेके 10 एमएम, 12 एमएम, 15 एमएम तक है, तो इसी पीरियड में इसका इलाज कर लेना चाहिए। जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अगर मान लीजिए धीरे-धीरे पथरी बढ़ रही है, तो ये मतलब जो है आगे नुकसान कर सकती है, ज़्यादा नुकसान कर सकती है। यहाँ तक कि आपको पित्त की थैली निकलवाने तक की नौबत आ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये आगाह हो जाएँ कि हमें पित्त की थैली में अगर पथरी है, तो इसका इलाज मुमकिन है। अल्ट्रासाउंड कराएँ। स्टार्टिंग में अगर आपको दाहिने हाथ की तरफ लीवर के नीचे हल्का-हल्का दर्द महसूस हो रहा हो, तो सबसे पहले आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएँ। उसमें ये लिख के आएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन इतने एमएम का है। उस हिसाब से आप मेडिसिन ले लें, बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक यकीन के साथ खाइए दवा, पुरयकीन के साथ खाएँगे, इत्मीनान से खाएँगे, तो ठीक हो सकता है। 2-4 केसेस हमने भी ठीक किए हैं इसके, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आदमी यकीन के साथ दवा का इस्तेमाल करेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह पित्त की थैली की में जो पथरियाँ होती हैं, उनको ख़त्म बआसानी किया जा सकता है। मैं दवा बताने से पहले पहली चीज़ आपको ये बता दूँ कि इसके क्या कॉज़ेज़ होते हैं, किन वजूहात से जो है पित्त में प पथरी हो जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा बाइल जूस रहता है, जो हम खाना खाते हैं, मान लीजिए हमारा डाइट जो है, हमारा जो खाना है, उसमें फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल चला जाता है। कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाने की वजह से पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। दूसरी चीज़, बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन का ज़्यादा बनना, जो कि जो कि बाइल में रहता है, गॉल ब्लैडर में रहता है। अगर ये ज़्यादा बनती है, तो इसकी वजह से भी पित्त की पथरी हो जाती है। हमारा डाइट
हमारा जो खाना ये सही रहना चाहिए, ज़्यादा फैट सॉल्यूबल नहीं रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स वाला नहीं रहना चाहिए। तो इससे थोड़ा-सा कम खतरा रहेगा पित्त की पथरी हो जाने का। मान लीजिए आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसके बाद आपको पित्त की थैली में पथरी नज़र आ गई कि हाँ, पित्त की थैली में पथरी है। इसके बाद आप जिसमें फैट है, जैसे गोश्त वगैरह इस्तेमाल करना कम कर दें, चावल का इस्तेमाल कम कर दें। जो ग़िज़ा आसानी से हज़म हो जाए, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ऐसे खाने इस्तेमाल करें। तो इससे भी जो है कम खतरा रहता है पथरी के बढ़ने का। जब गॉल ब्लैडर पे ज़ोर नहीं पड़ेगा, जब गॉल ब्लैडर पे दबाव नहीं पड़ेगा, जैसे आपने कोई गोश्त वग़ैरह खा लिया, तो जितनी ज़्यादा सख्त वो फूड रहेगा, हार्ड जितना वो खाना रहेगा, उतनी ही मेहनत गॉल ब्लैडर को और लीवर को लगती है उसको हज़म करने के लिए। और जितना लाइट आपका खाना रहेगा, उतना ही आसानी लगती है गॉल ब्लैडर और लीवर को खाना हज़म करने के लिए। तो लाइट खाना इस्तेमाल करें, सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़्यादा हार्ड फूड ना इस्तेमाल करें, फ़ास्ट फूड ना इस्तेमाल करें। तो इससे थोड़ा-सा खतरा कम रहेगा पित्त की थैली में जो पथरी हो गई, उसका साइज़ जो है बढ़े ना, इसके लिए आपको लाइट फूड इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आइए हम आपको दवाओं की तरफ लेके चलते हैं कि कौन-सी दवा इस्तेमाल करने से पित्त की थैली में जो पथरी हो गई है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और निकाला जा सकता है। सबसे पहली होम्योपैथिक की दवा जिसे पथरियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 वक़्त इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? आधा कप पानी लें, उसमें इस दवा को 15 बूंद डाल दें और उसके बाद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा होम्योपैथिक की एक दवा जिसे कार्डियोस क्यू कहते हैं, इसको भी लेना है और चेलिडोनियम क्यू कहते हैं, इसको भी लेना है। कौन सी दो दवाइयों का नाम मैंने आपको बताया, कार्डियोस क्यू, चेलिडोनियम क्यू। इसको भी आधे कप पानी में दोनों में से 15-15 बूंद डालना है और सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। ये 3 दवाइयाँ पथरी को गलाने के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने के लिए, पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, उसको गलाने के लिए ये 3 दवाओं का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर इसको आपने प्रॉपरली इस्तेमाल कर लिया 1 महीना, 2 महीना बगैर नागे के, तो इंशाअल्लाह इससे धीरे-धीरे करके आपकी पित्त की थैली की पथरी खत्म हो जाएगी। कौन-कौन सी दवाएँ हैं वो? बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू, कार्डियोस क्यू, चेलिडोनियम क्यू, ये 3 दवाएँ हैं। इंशाअल्लाह अगर हम जो है इसको बराबर इस्तेमाल करेंगे, तो पित्त की थैली की पथरी जो है गल जाएगी। तो उम्मीद है जो मैंने आपको ये बातें बताई, ये समझ में आ गई होंगी। और एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपकी मेडिकल नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, आपको कुछ दवाइयों के बारे में मालूमात हो, आपको कुछ यूनानी मेडिसिन्स के बारे में भी मालूमात हो, आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में भी मालूमात हो और कुछ अच्छे नुस्ख़ों के बारे में, कुछ प्रूवेबल नुस्ख़ों के बारे में आपको मालूमात हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।